बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है और दूसरे चरण के प्रचार के समाप्त होने में कुछ घंटे बाकी है। पहले चरण के मतदान में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसे लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ मुकेश सहनी जो हैं वो हमारे साथ हैं। मुकेश जी, मैंने देखा है कि बहुत मेहनत आपने किया है, तेजस्वी जी के साथ मिलकर हर जगह सभाएं की है। पहले चरण का जो मतदान हुआ है जिसमें बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग 65% वोटिंग हुई है, इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही है कि हम लोग बिल्कुल क्लियर स्वीप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक जो आपने बम्पर वोटिंग का आपने कहा है तो ये नंबर आपको 65% दिख रहा है, लेकिन अगर संख्या अगर देखिएगा तो पिछली बार जितना वोटिंग पोलिंग हुआ था उतना ही पोलिंग हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या हो गया कि जो हर विधानसभा से 20,000 25,000 वोट काटा गया, चाहे वो डेथ हो या दूसरे राज्य में रह रहा है या जिस कारण से भी काटा है, तो वो वोट परसेंटेज पहले 100 था, मतलब 90 हो गया। अब 90 के ऊपर आप परसेंटेज गिनती कर रहे हैं तो उसके अनुकूल ये 7-8% वोट आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, आप पहले हैं जो इतने साफगोई से आंकड़े पे बात कर रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि ये जो बड़ा वाला जो 65% दिख रहा है वो बदलाव का है, लेकिन आप बिल्कुल साफ नहीं तौर पे गणित की नहीं बात कर रहे हैं। सबका अपना अपना गणित होता है। तो पिछले जो चुनाव हुआ था उसी पैटर्न पे चुनाव हो रहा है रहा कि इस बार जो है युवा में खास करके जो देखने के लिए मिल रहा है वो बदलाव की लहर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि नौकरी रोजगार देने का, और मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी को देख चुके हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था, क्या नौकरी मिला, क्या 11 साल हो चुका है कि 11 साल में 22 करोड़ नौकरी छोड़िए 22 लाख नौकरी दिया क्या, या 11 लाख की नौकरी दिया है, वो युवा को पता है कि नहीं मिला। जो 18 साल का था वो उम्मीद रखा था कि मोदी जी आएंगे तो हमको नौकरी मिलेगा, या जो 22 साल का था कि मुझे नौकरी मिलेगा, वो 22 साल वाला अभी 33 साल का हो चुका है, शादी ब्याह होकर घर सेटल हो चुका है, दो भटक भटक रहा है। तो उस वर्ग में दिख रहा है कि भाई बदलाव, प्लस नीतीश कुमार जी का तबीयत अस्वस्थ है। ये बात राज्य का क्या, इस राज्य के अलावा बाहर दूसरे राज्य भी अगर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई तबीयत उनका अस्वस्थ हो चुका है, उम्र हो चुका है। तो ऐसे जगह पे अभी नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो महागठबंधन और युवा, तेजस्वी जी युवा है या मैं युवा हूँ, इस बार तेजस्वी जी का भी फेस सामने लाया है और मुकेश सहनी का भी फेस है, तो एक हमारा भी एक वोटर है जो मजबूती से खड़ा है महागठबंधन के साथ। ठीक है, और भी हमारा सामाजिक जो समीकरण है उसमें हमने सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हमने बराबरी में हिस्सा दिया है। तो इसको लेके बिहार में एक है बदलाव का, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जो महागठबंधन का सरकार बनना तय है। आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो युवा हैं साथ हैं, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस ढंग से, अब जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के नीतीश कुमार ने जैसे उम्मीदवारों का चयन किया है, माना जा रहा है कि वो बहुत मजबूत है। जिस ढंग से रणनीतियाँ उन्होंने बनाई है, जिस ढंग से घोषणा किए हैं, बताया जा रहा देखिए, है उनका कि बड़ा चैलेंज है। उनका रणनीति उनका घोषणा 75% जो है वो बीजेपी के इधर से बन के आ रहा है, और उनके बगल अगल बगल में चाहे वो संजय झा जी हो या और भी बहुत सारे नेता है, वो आप सब जानते हैं कि वो अभी बीजेपी हो चुका है। तो अभी नीतीश जी का कोई प्लान नहीं है। नीतीश जी बस एक चेहरा है, और चुनाव के बाद वैसे भी उनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, एक तो उसके पास बहुमत आना नहीं है, तो ऐसे नहीं बनना है। लेकिन अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े नेता जो हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ पे सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा घोषणा तो महाराष्ट्र में भी किया था कि हम फडणवीस इसके शिंदे जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, शिंदे जी हमारे सीएम है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यही बोल रहे थे ना। लेकिन वहाँ पे क्या किए, उनको साइड लाइन करके फडणवीस को सीएम बना लिया। तो ये बोलना, जैसे आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई सीएम ये फेस है और डिप्टी सीएम ये फेस है, तो ये चाहो तो इसे वो भी कर देना चाहिए ना। बोलने से क्या होना चाहिए। उन्होंने तो बोला ना घुमा के कि भाई हम कैसे सीएम बनाएंगे, सीएम तो विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो ये ऐसा होता है क्या? मतलब आज तक ऐसा हुआ क्या? इससे पहले उन्होंने ऐसा कहा है क्या कि विधायक दल के नेता चुनेंगे? लेकिन मुकेश जी, बीजेपी एक बात कह रही है कि जैसे तेजस्वी जी ने या आप लोगों ने पूरा घोषणा किया कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे। उनका कहना है कि उसमें जो बजट है या 30,000 जीविका को देंगे, वो बजट आज के बजट का 4 गुना ज़्यादा है, जो संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं हैं। देखिए, इससे पहले संभव ये भी नहीं था कि 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिला को देने का किए ना। सरकार ने जब हम लोगों ने माँ बहन मान योजना का घोषणा कर दिया 2,500 रुपये देंगे, तो उन्होंने 20 साल में तो ऐसा नहीं किए थे कि किसी के खाता में 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिला को देने का। तो वो संभव किए ना, ब्याज पे ही पैसा लेना पड़ा, भारत सरकार से लिए, अब ब्याज पे ही पैसा दिए हैं, तो हुआ ना। आज उन्होंने भी उनका घोषणा पत्र देखिएगा तो उसमें 1 करोड़ नौकरी रोजगार लिखा है।
इससे पहले तो वो नहीं दिखे थे। आज उन्होंने भी कहा ना, जब हम बोल रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे वो चल रहे हैं। तो देखिए, एक टारगेट होता है, एक सपना होता है। अब एक सपना होता है कि हमको आईएएस बनना है, तो आईएएस के हिसाब से मेहनत करते हो, उस हिसाब से प्लानिंग करते हो, एक आईएएस बनते हैं। और एक चपरासी का नौकरी का ध्यान रखते हैं कि हमको पढ़ लिख के चपरासी ही बनना है, तो चपरासी बनते हैं। तो हम लोग, उन लोगों का है कि बिहार में कैसे भी टाइम पास करते रहना, सरकार चलाते रहना, और हम लोगों का टारगेट है कि बिहार को बदलना है। और जब हमारा टारगेट है बिहार को बदलना है, बिहार में ये सब चीज़ में बदलाव लाना है, तो उतना मेहनत करेंगे, हम कर सकते हैं। हमारे पास उम्र भी बचा हुआ है, और ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे जो ताकि कल हमको फेस करने में दिक्कत होगा। तो हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा प्लानिंग है आने वाले समय में। हम देखिए, इन सब से बेहतर हम यहाँ पे नौकरी का व्यवस्था करेंगे, रोजगार का व्यवस्था करेंगे। अमित शाह का कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे फैक्ट्री लगने के लिए। अगर फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात बंद हो जाएगा, तो वो नहीं चाहेगा कि बिहार में फैक्ट्री लग जाए और गुजरात जो है वो बंद हो जाए। आज उनको, अमित शाह जी को कह रहे हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है। कितना ज़मीन चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। आप देने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक बात तो है, अडानी को 1 रुपए एकड़ में जमीन देने के लिए उसके मुकेश पास जमीन सहनी है। जी, आपके साथ एक बात तो बढ़िया है, जो मैं कभी भी इंटरव्यू किया हूं, खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो भी है दिल में खुल करके बोलते हैं, ये एक बढ़िया बात है पॉलिटिकल के साथ साथ। लेकिन अभी जैसे देखा जा रहा है, पहले चरण में भी देखा गया, दूसरे चरण में भी देखा गया, कहलगांव हो, सुल्तानगंज हो, एक ही सीट पे राहुल गांधी आकर के अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, तेजस्वी जी अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग। आपको नहीं लगता है कि इस तरह की तस्वीरें जो है वो कमजोर करती हैं, उसको सेटल हो जाना चाहिए था? देखिए, इसमें देखिए, चुनाव आयोग का एक तो 2 चरण में चुनाव किए, ठीक है, 20 सेंटर साफ कर देना चाहिए था। आपने मैच देखा कि किस तरीके से चरण लिया गया, क्यों ऐसा लिया गया? नहीं नहीं, चरण कोई भी हो, मेरा कहना है कि सब एक दूसरे की जगह जा रहा है, ऐसा नहीं। याद देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक सीट आप लोगों ने डिसाइड किया है, एक ही सीट पे राहुल गांधी भी वोट मांग रहे हैं, तेजस्वी भी अपने उम्मीदवार को लाए, आपको नहीं लगता कि वो महागठबंधन से कमजोर होगा और इसको पहले सेटल हो जाना चाहिए था? कुछ सीट को लेके जो आपने कह रहा है, ये बात सही है कि फ्रेंडली फाइट, जिसकी आज फ्रेंडली फाइट वाली बात आप कर रहे हैं, तो कुछ सीट पर आपने कहा, कुछ सीट को हम लोगों ने विड्रॉल किया है जो फ्रेंडली फाइट ना हो। कुछ जगह पे एक समीकरण के तहत ऐसा हो रहा है जिससे इंड ऑफ द जाके लाभ हमको होगा, और कुछ जगह नुकसान भी हो सकता है, ये भी बस सच्चाई है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट हो, उसके ऊपर अभी हमने पिछली बार पहला चरण में भी काम किया, और इस लास्ट चरण का जो है उसमें भी हम लोग कोशिश करें कि कुछ जगह पे अंतिम में हम लोग उसको जैसे गोराबोराम का था, तो गोराबोराम में हम पीछे हट गए। यही सब लोग कह रहे हैं कि जैसे गोराबोराम जैसे जगह पे आपने जो डिसीजन लिया, उसको लग रहा है कि लोगों को लगा कि महागठबंधन के लिए डिसीजन लिया। हाँ? लेकिन यही चीजें आरजेडी और कांग्रेस को भी लेना चाहिए था, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे थे कि वोट में डिवीजन होगा और हम हारेंगे। तो मैं इस जगह सामने वाले को समझाया, वो नहीं समझ पाया, तो हमने पीछे कर लिया। तो उसी तरीके से गठबंधन के सहयोगी दल सब जो है थोड़ा समझदार है, मैच्योर है, सब लोग अपने अपने अनुकूल सब चीज डिसीजन ले रहे हैं। और रहा कि हम, आप देखिए 243 सीट है, और हम लोग 243 सीट कभी नहीं कह रहे कि लड़ जीतेंगे, हम 150 प्लस ही सीट जीत रहे हैं। लेकिन लगता है कि फ्रेंडली फाइट थोड़ा सा परसेप्शन खराब करने का मौका है। अगर समय रहते अगर ठीक हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये आप कह रहे हैं समय रहते हुए अगर कुछ चीज़ें समय रहते ठीक होता तो ज़्यादा अच्छा था, बट क्या हो रहा है कि सब लोग का तैयारी होता है, कैंडिडेट सबके पास होता है, सब पुराना तैयारी रहता है, और इस जगह कार्यकर्ता को मना नहीं किया जा पाता है, फिर दे दिया जाता है, तो वो एक कैलकुलेशन से हो रहा है। कुछ जगह देखिएगा, भले हमारा फ्रेंडली फाइट है, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। मतलब एक सहयोगी हारेंगे, एक सहयोगी जीतेंगे? नहीं, हमारे सहयोगी जीतेंगे, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, लेकिन सामने वाला तो हारेगा ना, एनडीए हारेगा। जैसे कहलगांव की आप बात कर लीजिए, हम ही लोग जीतेंगे, एनडीए नहीं जीतेंगे। मतलब आरजेडी जीते चाहे कांग्रेस जीते? आरजेडी जीते या कांग्रेस जीते, दोनों में से कोई एक जीतेंगे, और हारना तय है एनडीए को। सबको यही लगता है कि मुकेश सहनी जो हैं वो डिप्टी सीएम का चेहरा है, शुरू से लड़ाई भी लड़ते रहे, अब डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित भी हुए, चुनाव लड़ते तो नहीं लगता कि ज़्यादा बेहतर था? अपने आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ना बेहतर? नहीं, देखिए, एक तो डर था? नहीं, डर नहीं था। देखिए, डिप्टी सीएम बनने के बाद आप एमएलसी के जरिए बन सकते हैं, और मेरे पास वो सब विकल्प है। अभी अगर हम अपने चुनाव लड़ने के लिए अगर मैं बैठ जाता, फंस जाता, तो मैं बाकी जगह प्रचार नहीं कर पाता। और पूरे बिहार में देखिएगा तो हमारे महागठबंधन में बहुत कम लोग हैं जो स्टार प्रचार है, जिसके अपील पे वोट गिर सकता है, जिनके अपील से मतलब आप भीड़ आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे महागठबंधन में थोड़ा दिक्कत है। इसके लिए अभी इस बार हम लोगों ने अखिलेश जी से आग्रह किया, अखिलेश जी कुछ सीट पर हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अब देखिएगा तो एक बड़ा फौज है,
पब्लिक आए ना आए, वो पैसा लेके पैसा खर्चा करके पब्लिक जुटाते हैं, तो उनका एक अपना काम करने का तरीका है। अब हमारे पास पैसा संसाधन तो है नहीं कि हम पैसा जुटा के भेज देंगे और फिर किसी को भेज देंगे वहाँ लोग प्रचार तो करने के कहते लिए। हैं कि मुकेश सहनी के बाद बहुत पैसा है। मतलब ये भूलने के लिए तो ठीक है, बट इतना नहीं है। बीजेपी वगैरह सबके पास जितना पैसा वैसा हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग जूझते हैं। तो इसके लिए हमने निर्णय लिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, छोटे भाई को लड़ा देते हैं। और फिर यही लोग सोच रहे हैं कि आपने नहीं लड़ा, छोटे भाई को लड़ाते हैं। बाद में छोटे भाई को भी वापस ले लिया। ठीक है, देखिए संतोष टिकट बांटता है, उनको उतना क्या मोह है, फिर आगे लड़ेगा ना। बहुत तो बड़ा उम्र बचा हुआ है, और हम दो आपस में लड़के हम अपना एक सीट गंवाना नहीं चाह रहे थे, वो भी घर का सीट है। मुकेश सहनी ने कुछ ज्यादा त्याग नहीं कर दिया? देखिए, बड़ी लड़ाई अगर लड़ना है, दुश्मन एक है, और टारगेट अगर आपने कर दिया है ना, तो बड़ी लड़ाई लड़ना है तो कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, और हम त्याग कर रहे हैं, करेंगे। दो अंतिम सवाल। अगर गठबंधन को एक सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? अरे गठबंधन को सलाह क्यों देना? सलाह अगर देना रहता तो बंद कमरे में हम लोग दे देते हैं कि कैसे करना, क्या करना। अभी बैठ के प्लान करके आए कि कल कहाँ कहाँ कार्यक्रम होना है, तो वो प्लानिंग हम लोग का होता है। सलाह कोई नहीं, मतलब हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम दिन प्रचार का बचा हुआ है। भाजपा को अगर सलाह देने की बात करेंगे तो हम बोलिए। भाजपा को सलाह देने के लिए तो बहुत लोग हैं। नहीं, हम देना चाहते हैं कि देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, और सब फेयर चुनाव होना चाहिए। इस तरीके से हिटलर वाला जैसा चुनाव नहीं कीजिए। आज हम लोगों का कार्यक्रम 4 जगह रद्द हुआ। भाजपा का स्टार प्रचारक का हेलीकॉप्टर क्लियर जो है कि हेलीकॉप्टर जो भाजपा का स्टार प्रचारक 20-20 को हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, हम लोगों का 4-5 को हेलीकॉप्टर है, और हम लोगों को सबसे लेट उड़ने के लिए देते हैं, 2-2 घंटा एयरपोर्ट पे बैठा देते। तो मैं चुनाव आयोग से भी कहूँगा, भाजपा से भी कहूँगा कि कुछ तो थोड़ा सा हेलीकॉप्टर उड़ने दे। हाँ, उड़ने दीजिए। सबको लड़ने का है, सबको लड़ने दीजिए, फिर जनता को डिसीजन लेने दीजिए ना। आप इस तरीके से कीजिएगा तो कैसे चलेगा? मुकेश जी, अंतिम सवाल। वोट तो एक तो चोरी करवे करते हैं। एक अंतिम सवाल, दिल से बताइएगा, पॉलिटिकल संदेश नहीं। पहले चरण में 121 में कितनी सीटें आपको? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना भगवान हूँ। मुझे पता है कि हम लोग बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और जनता का जनादेश इस बार महागठबंधन को आने के लिए जा रहा है। और मेरे पास कोई एजेंसी भी नहीं है कि हम बहुत पैसा खर्चा करके जानकारी इकट्ठा करें। और ये सब तो बकवास की बात है कि कोई आके बता दे, एग्जिट पोल ये सब तुक्का मारता है। ये आपको 14 तारीख को सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कितना होगा। लेकिन मैं खुश हूँ, चेहरे पे देखिए मुस्कान है। मुझे लग रहा है कि इस बार महागठबंधन के पक्ष में 200 पार हो जाता। ठीक है, 200 प्लस सीट के साथ हम लोग सरकार बनाते। लेकिन बीच में भाजपा ने, एनडीए ने कुछ काम किया है, कुछ ऐसा काम किया जो काम रात के अंधेरे में होता था, जो वोटर को पैसा दिया जाता था कि आप हमको वोट दो, वो अनलीगल काम हुआ करता था। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी लीगल तरीके से किया, लोन के जरिए किया, लोन लेके किया। तो ये लीगल तरीके से पैसा बांट के कुछ वो डैमेज अपने आप को कंट्रोल किए। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 150 प्लस सीट के साथ हम लोग सरकार बना 150 प्लस। पिछले दिनों एक तस्वीर आई रवि किशन और तेज प्रताप की। रवि किशन खुल के कह रहे हैं कि भाई शिव भक्त हैं, तेज प्रताप को आ जाना चाहिए शिव भक्त के साथ, मोदी भी शिव भक्त हैं। ठीक है, एक दूसरे मिलते अपना हंसी मजाक किए होंगे, और उनको अगर जरूरी है तो उनसे बात करें, ले जाए हम लोगों को, तो मजबूती से हम लोग काम करें सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मुकेश सहनी हैं जो खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं। इनका कहना है कि जो 150 सीटें इनका दावा है कि आ रहा है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हो या निर्वाचन आयोग, हेलीकॉप्टर को उनको जो है समय से उड़ने दें, हेलीकॉप्टर उड़ने पे बाधा ना डालें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।